कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 की दूसरी कविता है पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उससे पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास चला आता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अर्थात अंधेरे के बाद शरद अर्थात उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कविता इस प्रकार है। सबसे तेज बौछारें गई, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द भी हैं। भादो यानी भाद्रपाद पदमास, भादो का महीना जो अंधेरे का प्रतीक है। शरद अर्थात शरद ऋतु के लिए आया है जो उजाले का प्रतीक है। झुंड समूह को कहा जाता है। इशारों से, संकेतों से, मुलायम, कोमल, रंगीन, रंग बिरंगी तितलियों और पतंगों के लिए आया है। बांस एक प्रकार की लकड़ी जिसकी पतंग की कमानी बनाई जाती है। नाजुक कोमल को कहते हैं। किलकारी बच्चों के द्वारा खुशी में चिल्लाने को किलकारी कहा गया है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। कवि कहता है कि जब भादो का महीना बीत जाता है जो कि वर्षा ऋतु का सबसे तेज बौछारों वाला महीना माना जाता है, यानी कि सावन और भादो 2 महीने हैं जिनमें भादो का महीना तेज बौछारों वाला महीना माना जाता है। जब वो बीत जाता है तो शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो जो सवेरा होता है उस शरद ऋतु के आगमन में वो कुछ विशेष प्रकार का होता है, क्योंकि उस समय आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और वातावरण में बादल बिल्कुल नहीं रहते और वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो वो प्रातःकाल ऐसा लगता है, पूरब की ओर जब आप देखें तो वो पूरब की जो लालिमा है वो ऐसी दिखाई देती है जैसे खरगोश की आंखें होती हैं जिनके कोर लाल होते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा वो होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ पर कहा गया है शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। शरद को एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है और कहा गया है कि शरद ऋतु ऐसे आ रही है जैसे बच्चे पुलों को पार करते हुए अपनी नई नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए जोर जोर से आते हैं। वैसे ही शरद ऋतु जब आती है तो ऐसा लगता है जैसे वह ऋतु परिवर्तन रूपी पुलों को पार कर रही है और नई चमकीली साइकिल उसके लिए क्या है, वह चमकीली धूप है। चमकीली धूप है जो चारों तरफ खिली हुई है और घंटी क्या है, झिंगुर एक खास कीट की पतंगा होता है शरद ऋतु में जो बोलता है तो टन टन की आवाज़ जैसी लगती है, तो उसके लिए आया है जैसे वो घंटी बजाते हुए आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब पतंग उड़ाने वाले बच्चे जब अपने झुंड को बुलाते हैं तो तरह तरह के इशारे करते हैं। चमकीले मतलब आकर्षक इशारे करते हैं। तो यहाँ पर शरद ऋतु का जो सुंदर वातावरण है, आसमान साफ हुआ है और जो जितने भी
वर्षा ऋतु के जो भी हरियाली है वो सब समाप्त हो चुकी होती है, फसल कट चुकी होती है, तो वो एकदम चमकीला वातावरण लगता है। तो उसके लिए चमकीले इशारे कहा गया है कि वह चमकीले इशारे यानी उस सुंदर आकर्षक वातावरण के माध्यम से बच्चों के झुंड को बुला रही है पतंग उड़ाने के लिए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और वो आकाश को मुलायम कैसे बना रही है, क्योंकि वातावरण बहुत सुंदर है और वातावरण में जितने भी वर्षा ऋतु के झाड़ जंकाड़ इत्यादि हैं सब खत्म हो चुके हैं, सब समाप्त हो चुके हैं, और इतना अच्छा वातावरण बन रहा है कि लग रहा है आसमान बिल्कुल मुलायम हो रहा है उनकी पतंग उड़ाने के लिए। मुलायम आसमान क्यों चाहिए? क्योंकि पतंग भी बहुत मुलायम है, कि पतंग ऊपर उठ सके। सुंदर सुंदर भीनी भीनी हवा चल रही है जो पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल आदर्श वातावरण है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पतंग जो है दुनिया की सबसे हल्की उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो कागज़ का प्रयोग होता है वो बहुत हल्का होता है। इसके अतिरिक्त तो उसमें जिन अन्य चीज़ों को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे बाँस है, बाँस की कमानी बनती है, वो बहुत हल्की होती है। साथ ही साथ उसमें जो तागा प्रयोग में लाया जाता है वह भी बहुत हल्का होता है, इसलिए दुनिया की सबसे हल्की वस्तु कहा गया है। रंगीन चीज़ इसलिए कहा गया है कि पतंग जो है विभिन्न रंगों की होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, वह सबसे पतले कागज़ की होती है, वह कागज़ बहुत ही हल्का और पतला होता है। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बाँस की का प्रयोग होता है उसमें कमानी बनाने के लिए, जो बहुत पतला बाँस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बच्चे जब बहुत अधिक उत्साहित हो जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते अपनी सुध-बुध खो देते हैं, तो वह तरह तरह की आवाज़ें करते हैं और बीच बीच में सीटियां बजाते हैं। और यहाँ पर शरद ऋतु में भी तरह तरह के जो पक्षी हैं वो तथा तरह तरह के कीट पतंगे जब वो अपनी अपनी आवाज़ें निकालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सीटियां बज रही हैं या बच्चे किलकारियां कर रहे हों। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, शरद ऋतु में विभिन्न रंगों की, विभिन्न आकार प्रकार की तितलियां उड़ती हैं। और यहाँ पर तितलियां किसके लिए आया है? उन विभिन्न रंगों वाले, विभिन्न आकार प्रकार वाले पतंगों के लिए आया है जिनको बच्चे उड़ा रहे हैं। जब वो पतंग आसमान में उड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो तितलियों के झुंड उड़ रहे हों। तो इसलिए तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कहा गया है। और शरद ऋतु उनके लिए वातावरण तैयार कर रही है ताकि बच्चे अपने उन पतंगों को उड़ा सकें।